Guys, today we will discuss about relative pronoun which and that. इससे पहले वाले लेक्चर में हम who, whom, whose का यूज कर चुके हैं। आज की जो एरर्स हैं वो which और that पर हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक relative pronoun पार्ट 2। देखिए जो who, whom और whose जो होता है ये यूज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, राइट? अब ये which और that, देखिए जो which होता है वो थिंग्स के लिए यूज होता है, एनिमल के लिए यूज होता है, क्लॉज के लिए यूज होता है और सिलेक्शन के लिए यूज होता है। जो that होता है ये that रिलेटिव प्रोनाउन ये सभी के लिए यूज होता है। that रिलेटिव प्रोनाउन सभी के लिए यूज होता है, राइट? that ह्यूमन बीइंग के लिए भी लगता है, that थिंग्स के लिए लगता है, that एनिमल के लिए भी लगता है। लेकिन क्लॉज के लिए जब किसी सेंटेंस में क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन हमें लिखना हो तब हम which को लिखेंगे ना कि that को। अब किसी एग्जाम में जो एरर्स आती हैं वो आती है थिंग्स और एनिमल पर। जैसे कोई सेंटेंस लिख दिया होगा, राइट, और उसमें एनिमल का रिलेटिव प्रोनाउन हमें लिखना होगा तब हमें दैट भी दे रखा होगा, थिंग्स भी और विच भी दे रखा होगा, राइट? तो जो आज की जो एरर्स हैं वो विच वर्सेस दैट पर है, राइट? देखिए जो दैट होता है वो थिंग्स के लिए भी लगता है, एनिमल के लिए भी लगता है। इसी तरह विच भी थिंग्स के लिए भी लगता है और एनिमल के लिए भी लगता है। अब कब किसी सेंटेंस में हम थिंग्स या एनिमल के लिए दैट लगाएं और कब किसी सेंटेंस में थिंग्स या एनिमल के लिए विच का यूज करें। किसी नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हो तब हम उस नाउन का रिलेटिव प्रोनाउन विच लिखेंगे। जब किसी नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हो तब हम उस नाउन का रिलेटिव प्रोनाउन विच लिखेंगे, और यदि किसी नाउन से पहले डेफिनिट आर्टिकल लगा हो तब हम उस नाउन का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट लिखेंगे, राइट? ये जनरलाइज और डिफाइन ये क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है यदि किसी नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हो तब उस नाउन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा विच, और यदि किसी नाउन से पहले द डेफिनिट आर्टिकल लगा हो तब उस नाउन का जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा दैट, राइट? कुछ और भी केसेस होते हैं जिसमें हम थिंग्स या एनिमल के लिए दैट का यूज करते हैं। वो क्या है? देखिए जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में दे रखे हों, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीवन, नन, एनी, ऑल, बोथ, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, राइट? यदि किसी भी सेंटेंस में ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन दे रखे हों तब इनके बाद हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन लिखना होता है वह हम लिखेंगे दैट। समझ में आ गया? अभी सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो ये है कि यदि किसी नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल दे रखा हो तब उस नाउन का जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह आएगा विच। यदि किसी नाउन से पहले डेफिनिट आर्टिकल दे रखा हो तब उस नाउन का जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह आएगा दैट, राइट? चलिए शुरू। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई वांट द सेम पेन। यहाँ पे डेटास है, यहाँ पे हमें who, whom, which, that इनमें से किसी एक को फिल करना है। which are in the shop। चलिए इससे पहले ब्रेक करते हैं। देखो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, राइट? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का यहाँ पे काम करता है। वांट यहाँ पे क्या है? वर्ब नंबर 1 आई वांट व्हाट क्या चाहते हैं? सेम पेन पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट? ये जो पेन की पार्ट ऑफ स्पीच है वह है नाउन में भी है ये क्या? कॉमन नाउन, राइट? सेम यहाँ पे एडजेक्टिव है, द यहाँ पे एक डेफिनिट आर्टिकल है, राइट? आई वांट द सेम पेन, ये हुई क्लॉज फर्स्ट कंप्लीट, राइट? सेकंड वी सा इन द शॉप। देखिए वी आ गया सब्जेक्ट नंबर 2, सा वर्ब नंबर 2, इन यहाँ पे आ गया प्रीपोजिशन और ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, राइट? द है यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए आई वांट द सेम पेन यहाँ पे फिल करना है वी सा इन द शॉप, ये क्लास सेकंड होगी कंप्लीट, राइट? अब देखिए शुरू करते हैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज। देखिए हु और whom तो लगते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, के लिए, तो ना तो who का यूज होगा ना तो whom का यूज होगा। अब बचा which और that। तो अभी हमने आपको बताया कि यदि किसी नाउन से पहले द सेम, द फ्यू, द लिटिल यदि आ जाए तो हम दैट का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे द सेम लिखा हुआ है, तो द सेम के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह क्या आएगा? वह आएगा दैट। तो क्या कहेंगे? दैट, राइट? वैसे भी यहाँ पे नाउन से पहले डेफिनिट आर्टिकल आया है और हमने आपको बताया कि किसी नाउन से पहले डेफिनिट आर्टिकल आता है
तब उस नाउन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह होता है दैट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वांट द सेम पेन दैट वी सॉ इन द सॉन्ग, राइट। यहाँ पे जो दैट है ना, दैट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट, यू गेव मी द बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, यू गेव मी द बुक, यहाँ पे हमें फिल करना है who, whom, which and that। You gave me the book, इनमें से इसे फिल करना है was very interesting। पहले तो हम इसे ब्रेक करते हैं। देखिए you है यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी केस है इसका पर्सनल प्रोनाउन। गिव यहाँ पे वर्ब नंबर 1, गिव व्हाट, द बुक। बुक यहाँ पे क्या है, बुक है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट है। बुक की पार्ट ऑफ स्पीच है एक नाउन, नाउन में भी है ये कॉमन नाउन, राइट। गिव मी, गिव whom, मी, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। द है डेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए पहले से ब्रेक कर देते हैं, ये क्लॉज पास हो गई कंप्लीट। अक्रॉस सेकंड वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक। देखो ये वाज यहाँ पे क्या है, वर्ब नंबर 2, ठीक है। इंटरेस्टिंग यहाँ पे है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और ये वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अब इसे हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर लिया हमने, ये क्रॉस होगी सेकंड और ये होगी क्रॉस फर्स्ट। अब देखिए देखो यहाँ पे ना तो whom होगा और ना ही whom होगा, who और whom किसी का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही ह्यूमन बीइंग के लिए लगते हैं, तो दोनों ही इसके यूज नहीं होंगे। और बचा which and that, which and that हमने आपको बताया यदि किसी नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल आ जाए तब उस नाउन का जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह होता है दैट। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट, दैट, राइट। यू गिव मी द बुक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए दैट जो है वो रिप्रेजेंट करने का काम करता है बुक के लिए, बुक को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। दैट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2, यहाँ पे ये दो काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का भी काम करता है और ये कंजंक्शन बनने का भी काम करता है, क्योंकि दो क्लॉज को ज्वाइन करता है यहाँ पे। नेक्स्ट, वी एट एन आइसक्रीम, who, whom, which and that was delicious। पहले से ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे है क्या, सब्जेक्ट नंबर 1, राइट, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है पर्सनल प्रोनाउन। एट यहाँ पे वर्ब नंबर 1 है, राइट। एट व्हाट, आइसक्रीम, आइसक्रीम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल was delicious। पहले से फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे who और who इनमें से किसी का यूज नहीं होगा, ये दोनों ही ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं। और अच्छा which and that हमने आपको बताया यदि किसी नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाए तब उस नाउन का जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वह होगा which। तो यहाँ पे क्या लगेगा, which। we ate an ice cream which was delicious। तो देखिए यहाँ पे which हुआ सब्जेक्ट नंबर 2, was यहाँ पे वर्ब नंबर 2, और डिलीशियस क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है मतलब सब्जेक्ट की तरह ये ट्रीट हो रहा है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट, इसे बाद में ब्रेक करते हैं, पहले ये देखते हैं। शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर एवरीथिंग हैड हैपेंड। यहाँ पे हमें फिल करना है, वही फिल करना है who, whom, which and that। देखिए सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1, वही पर्सनल प्रोनाउन। ब्लेम यहाँ पे क्या है, ब्लेम्ड वर्ब नंबर 1, राइट। ब्लेम्ड whom, हरसेल्फ, यहाँ पे हरसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए ये ऑब्जेक्ट भी है और एडजेक्टिव भी कुछ लोग इसे बताते हैं। ऑब्जेक्ट फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, राइट, और यह है एवरीथिंग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, राइट। अब अभी हमने आपको बताया एवरीथिंग, नन, एनी, ऑल, ये कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वह होगा दैट। देखिए whom तो लगेंगे नहीं, ये तो लगते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, और जब which and that तो ना तो which लगेगा that। that she blamed herself for everything that had happened। अब यहाँ पे that क्या हुआ, सब्जेक्ट नंबर 2। नेक्स्ट सेंटेंस,
द मैन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी ही हैड अ ब्लू जैकेट। देखिए ये सेंटेंस बोलने में बिल्कुल ही करेक्ट लगेगा, लेकिन ये इनकरेक्ट है। अब तो इसे हम ब्रेक करते हैं। देखिए मैन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1, द है डेफिनेट आर्टिकल, राइट, हु वाज सिटिंग। अब देखिए हु आ गया, हु यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2, क्योंकि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और हु जो है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, तो हु सब्जेक्ट नंबर 2, वाज हेल्पिंग ऑफ नंबर 2, सिटिंग मेन ऑफ नंबर 2, सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, राइट। अब देखिए ये आ गया सब्जेक्ट नंबर 3, ये सब्जेक्ट नंबर 3 है, राइट। अब देखिए इस सब्जेक्ट नंबर 3 को हम आगे ना बढ़ाते हुए पहले तो हम हर एक सब्जेक्ट की वर्ब को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस सब्जेक्ट हु सब्जेक्ट की वर्ब को कंप्लीट कर दिया, देखिए यहाँ पे इसका पेयर बन गया, आ गया। अब इस द मैन की वर्ब कहाँ पे है, इसका भी तो पेयर बनाना है। तो इस द मैन की जो वर्ब है वो ये है, द मैन हैड, यहाँ पे क्या है, वर्ब नंबर 1, हैड जैकेट, जैकेट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ब्लू यहाँ पे एडजेक्टिव है, द है इंडेफिनिट आर्टिकल। अब बताओ ये ही यहाँ पे क्यों यूज हुआ, ही तो यूज होना ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है जब हम यहाँ से ही को हटा देंगे। देखिए द मैन हैड ए ब्लू जैकेट, द मैन हैड ए ब्लू जैकेट हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, हु वाज सिटिंग। यदि किसी नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो तब हम क्या लगाते हैं, विच, और यदि नाउन से पहले किसी डेफिनिट आर्टिकल का यूज हो तब उस रिलेटिव प्रोनाउन में हम दैट लगाते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ लिमिट्स के बाद ये इनकरेक्ट हो जाती है। तो इसको सही से जनरलाइज करने के लिए हमें ये नॉन डिफाइन और डिफाइन क्लॉज के बारे में जानना होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफाइन क्लॉज के, नॉन डिफाइन क्लॉज के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह आएगा विच, और डिफाइन क्लॉज के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह आएगा दैट, राइट। इसे पहले नरेट करते हैं। देखिए नॉन डिफाइन और डिफाइन क्लॉज होता क्या है। देखिए यदि सेकंड क्लॉज को हम कॉमा के द्वारा अलग कर दें तब हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन डिफाइंड क्लॉज। यहाँ पे ये लिखा हुआ द फोन व्हिच वाज रिंगिंग, व्हिच वाज रिंगिंग ये सेकंड क्लॉज है, राइट। इसको हमने कॉमा के द्वारा सॉर्ट कर दिया, अलग कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे नॉन डिफाइंड क्लॉज, नॉन डिफाइंड क्लॉज। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड, ये यहाँ पे है डिफाइंड क्लॉज। देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्लॉज है ना, जो यहाँ पे सेकंड क्लॉज है, इसे हमने किसी कॉमा के द्वारा अलग नहीं किया है, यहाँ पे कॉमा नहीं है, सेकंड क्लॉज को हमने कॉमा के द्वारा अलग नहीं किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है शी ब्लेम्ड फॉर हरसेल्फ, यदि यहाँ पे दैट के बाद कॉमा लगा होता ना तब यहाँ पे हम इसे बोलते नॉन डिफाइंड क्लॉज, और नॉन डिफाइंड क्लॉज के साथ आएगा विच। तो इसे सही से समझते हैं, ठीक है। किसी भी एनिमल और थिंग्स के लिए दैट और विच का यूज जब होता है तो डिपेंड करता है कि क्लॉज किस तरह की है, डिफाइंड क्लॉज है या नॉन डिफाइंड क्लॉज है। यदि नॉन डिफाइंड क्लॉज है तो विच का यूज करेंगे, और डिफाइंड क्लॉज है तब हम दैट का यूज करेंगे। आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल का कोई खास महत्वपूर्ण नहीं होता है। देखिए अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी क्लॉज नॉन डिफाइंड है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, यदि सेकंड क्लॉज को कॉमा के द्वारा अलग कर दिया जाए तब वह क्लॉज कहलाएगी नॉन डिफाइंड क्लॉज। उस केस में हम नॉन डिफाइंड क्लॉज के लिए इसका यूज करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आर्टिकल कौन सा लगा है, डेफिनिट आर्टिकल लगा है, इनडेफिनिट आर्टिकल लगा है। चलिए इसे ब्रेक करते हैं। द फोन, सब्जेक्ट नंबर 1 द है डेफिनिट आर्टिकल। अब भाई यहाँ पे द डेफिनिट आर्टिकल आया, मैंने आपको बताया कि नाउन से पहले यदि द डेफिनिट आर्टिकल आए तो हम दैट का यूज करेंगे। नहीं, इसमें एक और केस है, यदि नाउन से पहले द डेफिनिट आर्टिकल आ जाए और उस नाउन के बाद जो सेकंड क्लॉज होती है वह कॉमा के द्वारा अलग कर दी जाए तब हम विच का यूज करेंगे, दैट का यूज नहीं करेंगे। तो द फोन वाज इन माय बेडरूम, तो यहाँ पे द फोन आया, विच यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 आया, वाज हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, रिंगिंग मेन वर्ब नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे द फोन वाज हेल्पिंग वर्ब नंबर 1, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और माय यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, राइट, पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझ में आया यहाँ पे विच क्यों आया? आपके हिसाब से तो दैट आना चाहिए, नाउन से पहले इंडेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल आया तो दैट होना नहीं। यदि सेकंड क्लॉज को हम कॉमा के द्वारा अलग कर दें
तब वह क्लॉज कहलाएगी नॉन डिफाइंड क्लॉज, और नॉन डिफाइंड क्लॉज के लिए हमेशा ही विच का यूज होगा, ना कि दैट का, राइट।